पहले से भी ज़्यादा शांत थी, खुश थी। उसने अपने पिता को भी माफ़ कर दिया था, फ़ोन पे उनसे बात भी की। उसने उनसे सेशन के बारे में या बीती किसी भी बात का जिक्र ना करते हुए, बिना कुछ बताए, अपने तरीके से उन्हें माफ़ कर दिया। कैथरीन के अंदर आने वाला बदलाव आश्चर्यजनक था। और हो भी क्यों ना, सारे मरीजों से बिल्कुल अलग जो थी वो, और उससे भी ज़्यादा अनूठी थी उसके उपचार की प्रक्रिया। अगला रिग्रेशन शुरू होता है। अपने उस जीवन में कैथरीन खुद को एक अंगीठी के पास बैठे हुए देखती है, जो पोर्सलिन गुड़िया की तरफ देख रही थी। गुड़िया के पास मोमबत्तियाँ रखी हुई थी और साथ ही किसी आदमी के चेहरे की तस्वीर भी थी। कैथरीन उस कमरे की छानबीन कर रही थी। अंगीठी के दोनों ओर कुछ किताबें रखी थी। जमीन पे कुछ कालीन जैसा बिछा था, जो जानवर की खाल से बना हुआ था, मुलायम, रोएदार। अब कैथरीन उस जीवन काल में जहाँ पे खुद को बैठे हुए देख रही थी, वहाँ से सीधे कांच के 2 दरवाजे थे, जो बरामदे में जाकर खुलते थे। अब उस बरामदे के आगे नीचे की तरफ जाती हुई 4 सीढ़ियाँ हैं, जो डायरेक्ट सड़क पे पहुँचा देती हैं। और उस सड़क पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। सड़क के किनारे कुछ खंभे भी हैं और कुछ घोड़े भी खंभों से बंधे हुए हैं। पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर पीले फूल हैं। आगे कैथरीन कहती है कि शायद ये 18वीं सदी है, पर जगह कौन सी है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन फूलों को देखकर वो विचलित हो उठी थी। कहती है कि बहुत कमाल के फूल हैं, उनसे बहुत मधुर लाजवाब सुगंध आ रही थी। उन फूलों के बीच का हिस्सा काला था। अब ये बड़े बड़े पीले फूल, बीच का काला हिस्सा, ये कुछ सूरजमुखी जैसा नहीं लग रहा? हाँ, डॉक्टर विज को भी लगा था कि शायद ये सूरजमुखी का ही फूल है। और सूरजमुखी का एक बहुत बड़ा खेत दक्षिणी फ्रांस में था। सो उन्होंने कैथरीन से वहाँ के मौसम के बारे में जानना चाहा, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये फ्रांस का ही एरिया है या कहीं और का। इस पे कैथरीन कहती है कि वैसे तो मौसम सामान्य है, पर सुहावना नहीं है। ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। अब जगह तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया। डॉक्टर विजू से फिर से उसके घर में लेके आते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आखिर अंगीठी के ऊपर रखी तस्वीर वो किसकी है? क्या ये घर के मालिक हैं? इस पे कैथरीन कहती है कि नहीं, ये मालिक तो नहीं है, पर घर इनके बेटे का है और इनका नाम आरान है। मैं इस घर में काम करती हूँ। अचानक कैथरीन कहती है कि मेरा पाँव बहुत घायल है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे घोड़े ने दुलत्ती मारी है। डॉक्टर विज ने उसे खुद को देखने को कहा। तुम कैसी दिखती हो? इस पे उसका जवाब था, मेरे बाल भूरे और घुंघराले हैं। मैंने एक तरह की सफ़ेद टोपी पहनी है, एक नीले रंग की ड्रेस और उसके ऊपर एप्रॉन भी पहना है। मैं युवा हूँ, पर मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। ये अभी अभी हुआ है। उसने मुझे पैर की खुर से दुलत्ती मारी है। बहुत नीच घोड़ा है वो। मुझे लीद की गंध भी आ रही है। शायद घोड़ों को भूसा खिलाया गया है। यहाँ घुड़साल में और दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। मुझे एक बड़े घर में सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं यहाँ गायों का दूध निकालने के साथ साथ और भी कुछ काम करती हूँ। वो आगे कहती है कि मेरे मालिक की पत्नी गोल मटोल है, बहुत ही भद्दी सी दिखने वाली। उनकी 2 बेटियां हैं, पर मैं उन्हें नहीं जानती। जब डॉक्टर विज ने उस जीवन काल में उसके खुद के परिवार के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। जब उससे पूछा गया कि क्या वो वहीं पे रहती है, क्योंकि अपने परिवार के बारे में तो वो कुछ जानती नहीं, तो आखिर रहती कहाँ है? इस पे उसका जवाब था, हाँ, मैं वहीं पे रहती हूँ, पर मुख्य घर में नहीं रहती। हमें एक छोटा सा कमरा दिया गया है, सफ़ेद रंग का,
वहाँ मुर्गियाँ भी हैं। ये भूरे रंग के अंडे देती हैं और हम इनके अंडे इकट्ठे करते हैं। यहाँ पे मैं एक आदमी को भी देखती हूँ। मैं उसके साथ रहती हूँ। उसके बाल बहुत घुंघराले और आंखें नीली हैं। तो क्या तुम लोग शादीशुदा हो? नहीं, हम में शादी को लेकर सहमति नहीं है। तुम क्या वहीं पैदा हुई हो? नहीं, मैं इस रियासत में तब लाई गई जब बहुत छोटी थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था। कैथरीन अपने उस साथी को भी नहीं पहचान पाती क्योंकि वो इस जीवन काल से जुड़ा हुआ नहीं है। अब डॉक्टर विज उसे महत्वपूर्ण घटना की ओर आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। कैथरीन कहती है कि मैंने एक सफ़ेद टोपी देखी जिसके ऊपर कई रिबन और पंख लगे हुए हैं। ये टोपी इस घर की महिला ने पहन रखा है। यहाँ उसकी एक बेटी की शादी हो रही है। पूरी रियासत इस उत्सव में शामिल है। अब डॉक्टर विज पूछते हैं कि क्या इस शादी के बारे में किसी अखबार में कुछ छपा हुआ है? अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई अखबार है। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है कैथरीन, तो क्या तुमने शादी में खुद को देखा? नहीं, हम लोग शादी में शामिल नहीं हैं। केवल लोगों को आते और जाते हुए ही देख सकते हैं। नौकरों को शादी में आने की अनुमति नहीं है। अच्छा, तो इस पे तुम्हारी क्या मनोभाव हैं? तुम कैसा फील करती हो? इस पे कैथरीन का जवाब था घृणा। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं और हम उनके बंधन में हैं। हमारे पास उनकी तुलना में बहुत ही कम संपदा है। उसकी आवाज़ बहुत मार्मिक हो गई थी। तो क्या तुम कभी रियासत छोड़कर गई या तुमने अपना पूरा जीवन वहीं बिताया? कैथरीन ने उदासी में भरकर जवाब दिया, मैंने अपना पूरा जीवन वहीं बिता दिया। डॉक्टर विज कहते हैं कि मैं उसकी उदासी को महसूस कर सकता था। उसका ये जीवन बहुत मुश्किल और आशाहीन बन गया था। अब मैंने उसे उसकी मौत के दिन की ओर आगे बढ़ाया। अब वो खुद को एक कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए देखती है। कुछ लोग भी हैं वहाँ पे जो उसे पीने के लिए कुछ गर्म सा दे रहे हैं। उसे पुदीने की गंध आ रही है। वो कहती है कि मेरी छाती बहुत भारी हो गई है। सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे छाती में, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बुरा दर्द। बात करना भी अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। उसकी सांसें तेज और उखड़ती सी जा रही थी। कुछ ही मिनटों की वेदना के बाद उसका चेहरा कोमल और शरीर शांत पड़ गया। उसकी सांसें भी अब सामान्य हो गई थी। वो कहती है, मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है। उसकी आवाज़ ऊंची और भारी हो गई थी। कैथरीन आगे कहती है, मैं एक आश्चर्यजनक रोशनी देखती हूँ। वहाँ कुछ लोग हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं। वो मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। कमाल के लोग हैं। वो डरे हुए नहीं हैं। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अब डॉक्टर विज उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में अभी अभी बीते जीवन काल को लेकर कोई विचार है? नहीं, वो बात के लिए है, अभी के लिए नहीं। मुझे सिर्फ सुकून का एहसास है अभी। यह आराम का समय है। समूह को आनंद उठाना चाहिए। आत्मा को यहाँ शांति मिलती है। आप अपने पीछे तमाम शारीरिक पीड़ा छोड़ आते हैं। आपकी आत्मा शांत और स्वच्छ होती है। ये एक अद्भुत एहसास है, अद्भुत। जैसे कि सूरज आपके ऊपर हमेशा चमक रहा हो। वह रोशनी बहुत चमकीली है। सभी कुछ उस रोशनी से आ रहा है। ऊर्जा भी। हमारी आत्मा तत्काल वहाँ जाती है। ये लगभग एक चुंबकीय शक्ति की तरह है जिसकी तरफ हम आकर्षित होते जा रहे हैं। यह अद्भुत है। ये शक्ति के स्रोत के समान है। ये जानती है
कि पीड़ा कैसे दूर होती है, तो क्या इसका कोई रंग है? इसके कई रंग हैं। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम क्या अनुभव कर रही हो? कुछ नहीं, सिर्फ भरपूर शांति। हम अपने दोस्तों के बीच हैं, वो सभी वहाँ पे हैं। मैंने कई लोगों को देखा, कुछ परिचित हैं, कुछ नहीं भी, लेकिन हम वहाँ प्रतीक्षा में हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किससे? कोई भी, तुम या देवात्माएं। हमें लगता है कि ये समझ हमारे लिए मददगार होगी। क्या हम अपने जन्म और मृत्यु का समय और तारीख चुन सकते हैं? क्या हम अपनी स्थिति को चुन सकते हैं? क्या अपने गुजरने का समय फिर से चुन सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि ये समझ तुम्हारे बहुत से डरों को मिटा देगी। क्या वहाँ कोई है जो इन सवालों के जवाब दे सकता है? अब कमरे में ठंडक बढ़ जाती है और कैथरीन जब दोबारा बोलना शुरू करती है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा गहरी और ज़्यादा गूंजन वाली लगी। एक ऐसी आवाज़ जिसे डॉक्टर विज ने पहले कभी नहीं सुना था। एक कवि की आवाज़ थी ये। अब कैथरीन के ज़रिए देवात्मा ने जो संदेश दिए उसे हम अगली कड़ी में जानेंगे।